ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने जहाँ तक पढ़ा था उससे अपन आगे पढ़ेंगे। और लास्ट क्लास में मैंने आपको जो वेक्टर है, वेक्टर्स का जो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था। तो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है उसे समझते हैं। पहले तो मैंने बताया कि वही अगर कोई 2D कोऑर्डिनेट्स हों, एक्स कोमा वाई हो, उनको अगर अपन रिप्रेजेंट करना हो आई कैप और जे कैप के फॉर्म में तो इस तरह से कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन किए। फिर मैंने 3D वेक्टर्स के बारे में बताया। 3D वेक्टर अगर है तो आई कैप, जे कैप और के कैप हैं, इस तरह से अपन कर सकते हैं। और फिर मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, जो रेजोल्यूशन फॉर्म है वेक्टर्स की, रेजोल्यूशन फॉर्म मैंने बताया कि आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में जो वेक्टर होता है उसे उसकी वेक्टर की रेजोल्यूशन फॉर्म बोलते हैं। और यहाँ पे दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इस तरह से किया जाता है। और फिर मैं ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर पे आया था और मैंने आपको यहाँ पे ये मैंने आपको बताया था कि भाई अगर कोई 10 न्यूटन और 5 न्यूटन का फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो उनका रिजल्टेंट 15 न्यूटन आ जाएगा। 10 और 5 न्यूटन डिफरेंट डायरेक्शन में है तो 5 न्यूटन रिजल्टेंट आएगा। और 10 न्यूटन और 5 न्यूटन अगर मान लो एक दूसरे के साथ कोई 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं तो यहाँ पे हमें मुश्किल होगा नेट फोर्स निकालने के लिए। इन दोनों केसेस में नेट फोर्स आसानी से आ जाता है, लेकिन ये वाला जो केस है जिसमें कोई दो फोर्स 90 डिग्री पे या फिर किसी भी एंगल पे होते हैं, ये तो मैंने 90 डिग्री लिया है, मान लो कोई दो फोर्स किसी एंगल पे हो अदर देन 0 डिग्री और 180 डिग्री। देखो ये तो एंगल जो है इन दोनों वेक्टर्स के बीच में, ये तो एंगल हो गया 0 डिग्री, और ये जो एंगल है इन दोनों वेक्टर के बीच में हो गया 180 डिग्री, है ना। और इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो 180 डिग्री वाला केस और 0 डिग्री वाला केस बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो सकता है रिजल्टेंट निकालने के लिए। लेकिन 90 डिग्री वाला केस या फिर कोई 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, है ना, इस तरह के केसेस को सॉल्व करना आसान नहीं होता। इसमें अपन को सीधा वैल्यू नहीं आएगी। इसके लिए थोड़ा सा हमें और चीज़ों को सीखना होगा, और इसी के लिए काम क्या आता है, ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर काम में आता है। तो अपन अभी सीखेंगे ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर कैसे काम आता है, किस तरह से ये हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करता है जब कोई दो वेक्टर किसी एंगल पे दे रखे हो तो। ठीक है, तो अपन लेते हैं ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट लेते हैं ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर। तो इसे समझते हैं ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर, सदिशों का त्रिभुज का नियम। सदिशों का त्रिभुज का नियम, तो इसे समझते हैं ये क्या है, ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर। तो वापस वही चीज़ मैंने बताया कि अगर मान लो कोई दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल में हो तब तो उनको जोड़ना बहुत आसान है। जैसे एक वेक्टर इधर है 5 न्यूटन का और एक वेक्टर है इधर 10 न्यूटन का, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है एफ नेट कितना आ गया, 10 + 5 15 न्यूटन आ गया। लेकिन अगर मान लो उल्टा हो, ऐसे हो, एक तो 10 न्यूटन इधर है, 10 न्यूटन इधर है, लेकिन इधर है 5 न्यूटन, है ना। इधर अगर 5 न्यूटन है, इसके जस्ट सामने है, तो उस केस में अगर निकालना हो, ये 10 न्यूटन का केस लिया और ये 5 न्यूटन वाला कोई फोर्स है, तो इस केस में जो रिजल्टेंट है एफ नेट ये आ जाता है 10 तो प्लस का ले लिया, 5 माइनस का ले लिया, तो इससे आ जाता है रिजल्टेंट 5 न्यूटन, और 5 न्यूटन की डायरेक्शन इधर होगी। इस केस में तो दोनों के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री है, इस केस में जो एंगल है वो 180 डिग्री है। यहाँ पे तो 180 डिग्री एंगल हो जाएगा और यहाँ पे 0 डिग्री एंगल हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, इस वाले केस ऐसे क्वेश्चंस को तो अपन आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर मान लो इस तरह का केस है, जैसे इस तरफ तो मान लो कोई 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ऊपर कोई 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना, या फिर कोई किसी एंगल पे फोर्स लग रहा है, जैसे यहाँ पे इस डायरेक्शन में मान लो किसी थीटा एंगल पे कोई 3 न्यूटन फोर्स और लग रहा है, तो इनका रिजल्टेंट वगैरह क्या होगा। तो ऐसे केस को सॉल्व करने के लिए अपन को क्या यूज़ करना होता है, ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर यूज़ करना होता है। ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर का यूज़ करके अपन किसी भी तरह का
वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट, अगर दो वेक्टर किसी एंगल पे मौजूद हो तो रिजल्टेंट अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसे और इलोबरेट करते हुए समझते हैं क्या होता है ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर। ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर को ध्यान से समझना। देखो, अगर मैं मान लो कोई वेक्टर ए लेता हूँ इस तरह से, ये है कोई वेक्टर ए और ये है कोई वेक्टर मान लो बी। ये वेक्टर कोई ए है, ये कोई वेक्टर बी है। ठीक है, और मान लीजिए मैंने ये लिया कोई वेक्टर ए और ये है वेक्टर कोई बी। तो ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर क्या कहता है कि इन दोनों वेक्टर का जो एडिशन होगा ए प्लस बी, जैसे ये तो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इन दोनों का जो एडिशन होगा वो इस वेक्टर से डिनोट होगा, इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन। अगर मान लो ट्राइंगल है कोई, उस ट्राइंगल का एक आर्म वेक्टर ए से डिनोट होता है और दूसरा आर्म किसी वेक्टर बी से डिनोट होता है, तो उन दोनों का जो समेशन है वो हो जाएगा ए प्लस बी। ये ट्राइंगल की जो थर्ड आर्म होगी उससे डिनोट होगा। ये होता है ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर कि ये तो है वेक्टर ए, ये वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर ए प्लस बी हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो आपका केस था, इस केस में जैसे ये वेक्टर 10 है, ये 5 है, तो ये 10 प्लस 5 हो गया। तो 10 और 5 को ऐड करने से क्या मिल गया हमें, ये फाइनल वेक्टर 15 वाला मिल गया। तो इसी तरह से अगर ये ए है और बी मान लो ये आगे होता तब तो ए प्लस बी सिंपल सा हो जाता, लेकिन बी यहाँ पे अगर इस तरह से कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ए प्लस बी दोनों वेक्टर का एडिशन हमें मिल जाएगा। तो ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर होता क्या है कि अगर मान लो एक कोई वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर कोई बी है किसी ट्राइंगल की भुजा में, तो उस त्रिभुज की तीसरी भुजा, उस ट्राइंगल की जो थर्ड आर्म है, वो ए और बी के समेशन को यानी कि वेक्टर एडिशन को शो करती है। तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं कि इफ़ इन ए ट्राइंगल वेक्टर ए एंड बी represent any two arms, then third arm of triangle represent vector addition of वेक्टर ए एंड बी। तो ये ट्राइंगल्स लॉ का एक स्टेटमेंट होता है कि अगर किसी ट्राइंगल में दो आर्म्स वेक्टर ए और बी से डिनोट किया जाता है, तो जो थर्ड आर्म होगा वो ए प्लस बी से डिनोट होगा, ए प्लस बी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, हिंदी में इसे लिख लेंगे, यदि ए तथा बी किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित करे तो उस त्रिभुज की तीसरी भुजा ए तथा बी के सदिश योग को निरूपित करेगी। ए तथा बी के सदिश योग, देखो सदिश जो योग होता है वेक्टर एडिशन, वो ऐसा नहीं होता है, बहुत सिंपल एडिशन के जैसा नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी रहती है। सदिश योग को निरूपित करेगी। तो ये ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर होता है। इसका स्टेटमेंट होता है कि इफ़ वेक्टर ए एंड बी represent the two arms of a triangle, then the third arm of triangle represents vector addition of a and b। इस तरह से हमारा ये ट्राइंगल्स लॉ होता है। और ट्राइंगल्स लॉ जो है एक्चुअल में कैसे आया है कि अगर मैं मान लो इसको, देखो इस ट्राइंगल को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। जो वेक्टर ए है, मान लो मैं इस वेक्टर ए को यहीं पे रखता हूँ, ये वेक्टर ए रखा हमने, इस वेक्टर बी को उठा के यहाँ पे ले आता हूँ। जैसे ये वेक्टर बी जो है इसको उठा के मैं यहाँ पे ला सकता हूँ ना, तो मैं
इस वेक्टर बी को देखो उठा के यहाँ पे लेके आता हूँ, जैसे इस केस में यहाँ पे आप देखना, मैं वेक्टर बी को उठा के यहाँ से यहाँ ले आता हूँ, तो ये तो हो गया आपका वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। अब देखो आप खुद कॉमन सेंस लगा के सोचिए कि जो ए और बी का रिजल्टेंट होगा, यानी कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, इन दोनों का जो नेट कोई फोर्स अगर जनरेट हम करें, तो ये दोनों के कहीं ना कहीं बीच में से ही गुजरने वाला है, कहीं ना कहीं बीच में से ही गुजरेगा। तो ये जो वेक्टर है, जो ये वेक्टर था ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए प्लस बी वेक्टर हो जाएगा, है ना। तो इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, ये कौन सा वेक्टर हो गया, ए प्लस बी, यानी कि वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट है ये, जो इनके बीच में से कहीं से गुजरने वाला है। तो ये होता है ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर। आप देखिए कि एक कोई व्यक्ति है, मान लो जैसे एक कोई व्यक्ति है यहाँ पे खड़ा है, और इस व्यक्ति को कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, तो डेफिनेटली ये व्यक्ति किधर जाएगा, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं यहीं पे ही जाएगा, इधर ही जाएगा ना। तो इसी वजह से ये व्यक्ति जब इधर जाएगा तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि ए और बी का जो रिजल्टेंट है वो कहीं ना कहीं ए और बी के बीच में से किधर से जा सकता है। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इस डायरेक्शन में इस वेक्टर के लिए। तो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर स्टेटमेंट ध्यान में रखें कि अगर किसी ट्रायंगल में ए और बी दो आर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस ट्रायंगल की जो थर्ड आर्म है वो ए और बी के वेक्टर एडिशन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये होता है ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर। दिस इज द ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर। आई बात समझ में? ठीक है। और देखो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर के और दूसरे फॉर्म भी होते हैं। एक और होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर। तो सदिशों का पॉलीगन यानी कि बहुभुज का नियम, सदिशों का बहुभुज का नियम। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर क्या होता है? ये ट्रायंगल लॉ का एक्सटेंडेड फॉर्म ही है। जैसे ये ट्रायंगल लॉ है, ए है वेक्टर, ये बी है, ये प्लस बी है, ऐसा ही फॉर्म है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर। देखो कैसे होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर। जैसे ये कोई वेक्टर ए ले लिया जाए, ये कोई वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर बी है, ये कोई वेक्टर मान लीजिए सी है, ये कोई वेक्टर डी है, ये कोई वेक्टर ई है। अगर मान लो एक कोई पॉलीगन इस तरह से बना हुआ है कि ये वेक्टर कोई ए है, ये वेक्टर कोई बी है, ये वेक्टर कोई सी है, ये वेक्टर कोई डी है, ये वेक्टर कोई मान लो ई है। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर क्या कहता है कि एक ऐसा वेक्टर जो ए के टेल से हमारा जो ई है उसके हेड को मिलाता है। जैसे यहाँ पे भी क्या हो रहा था, एक कोई वेक्टर मान लो, मैं से ले लेता हूँ, ये सी वेक्टर है मान लो। तो ये सी वेक्टर क्या कर रहा था, ए और बी के रिजल्टेंट को शो कर रहा था ना, ए प्लस बी वेक्टर को शो कर रहा था, जो ए की तो टेल से और बी के हेड से मिल रहा है। ये सी वेक्टर ये ए के टेल से और बी के हेड से मिल रहा है। इसी तरह से ये जो पॉलीगन है, इस पॉलीगन में जो पहले वाला वेक्टर है उसकी टेल से और लास्ट वाले वेक्टर के हेड से जो मर्ज होने वाला एफ वेक्टर होगा, ये मान लो कोई एफ वेक्टर है। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर क्या कहता है कि जो ये एफ वेक्टर होगा ये एक रिजल्टेंट होगा इन सभी वेक्टर्स का, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, यानी कि इन सभी वेक्टर्स का रिजल्टेंट हमें क्या मिलने वाला है, एफ वेक्टर मिलने वाला है, जो अपोजिट सेंस में होगा। जैसे ए बी सी डी और ई, इन सब के अपोजिट सेंस में जो वेक्टर है, फाइनल वेक्टर हमारा एफ, वो इन ए बी सी डी ई के रिजल्टेंट को शो कर रहा है। जिस तरह से यहाँ पे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये जो सी वेक्टर है ये अपोजिट सेंस में है इस ट्राइंगल के लिए, और ये ए और बी के रिजल्टेंट को शो करता है। वैसे ही जो एक पॉलीगन है, उस पॉलीगन में जो फाइनल वेक्टर है जो अपोजिट सेंस है इन सभी वेक्टर के कंपैरेटिवली, तो वो वेक्टर क्या करेगा, सभी के रिजल्टेंट को शो करेगा।
अब देखो ये कि f जो है सभी से बड़ा होगा क्या, लॉन्गर देन सब ऑल द वेक्टर, ऐसा नहीं है। f वेक्टर जो है वो बड़ा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखो d b c, ये a जो है ये मान लो इधर है, b इधर है, c इधर है, d इधर है, तो a का इफेक्ट d रिड्यूस कर रहा है, b का इफेक्ट e रिड्यूस कर रहा है। तो f वेक्टर कहाँ से आ रहा है, a और b इनसे कुछ आ रहा है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि f वेक्टर जो है सभी से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये वेक्टर है, तो वेक्टर में यहाँ पे कोई वेक्टर ऐड करने का काम कर रहा है तो कोई वेक्टर सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है ना। जैसे यहाँ पे a वेक्टर तो इस डायरेक्शन में, लेकिन d वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो a वेक्टर में से d वेक्टर यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस में हो रहा है ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि f वेक्टर इन सभी से बड़ा हो जाएगा, दिस इज़ नॉट द केस, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे वेक्टर में। अब देखो जैसे इस चीज़ को प्रूव करना हो कि f वेक्टर कैसे आया ऐसा, तो इस चीज़ को आप आराम से प्रूव कर सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ से यहाँ तक इसे मिला देता हूँ, इस ट्राइंगल को अगर मैं मिलाता हूँ तो ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, तो ट्राइंगल्स लॉ से ये वेक्टर हो जाएगा a प्लस बी वेक्टर। जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर हमने पढ़ा, जैसे ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, तो ये a प्लस बी हो जाता है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को मिलाऊँ, यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को मिलाऊँ, तो देखिए ये हो जाएगा a प्लस बी, ये वेक्टर हो जाएगा a प्लस बी, ये हो जाएगा c, और ये वेक्टर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे फिर हम क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर अप्लाई कर रहे हैं। नहीं, सी वेक्टर की इक्वल होगा ऐसा नहीं है ना, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सी वेक्टर का लेंथ और डायरेक्शन एफ वेक्टर के लेंथ और डायरेक्शन से अलग हो सकता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये भी ज़रूरी नहीं है, मैं कोई जनरल केस ले रहा हूँ। तो ये a प्लस बी प्लस सी हो गया। अब देखो इस वेक्टर को अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ पे, ये जो वेक्टर है, तो यहाँ पे फिर हम ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर लगा सकते हैं। जैसे ये हो गया a प्लस बी प्लस सी और ये हो गया d, तो मैं इस वेक्टर को ऐसा लिख सकता हूँ, वेक्टर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी वेक्टर। तो ये वेक्टर जो है वो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ जाएगा। मान लो ये a है, b है, c है, ये d है, ये e है और ये f है। तो ये a वेक्टर, ये b वेक्टर, ये a प्लस बी, ये a प्लस बी और ये c, ये a प्लस बी प्लस सी, ये प्लस बी प्लस सी और ये d, ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा। और ये a प्लस बी प्लस डी है और ये e है। तो अब देखो यहाँ पे f वेक्टर क्या आ जाएगा, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, f वेक्टर के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से अपन इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा, हमें अलग अलग पार्ट्स में ट्राइंगल्स लॉ लगाना होगा। तो ये कैसे आया है, बाय अप्लाइंग ट्राइंगल्स लॉ इन डिफरेंट पार्ट्स, बाय अप्लाइंग triangles law we can get polygon law। ठीक है, तो ट्राइंगल्स लॉ को बार बार हमने लगा के क्या कर दिया, पॉलीगन लॉ हमें मिल गया। अब देन एफ ए माइनस डी बी प्लस माइनस, देखो इसमें ऐसा ज़रूरी थोड़ा है कि जो डी का मैग्नीट्यूड है वो ए के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, डी का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, ये ज़रूरी थोड़ा है। मैंने ऐसा कब बोला कि ए बी सी डी और ई इन सब के मैग्नीट्यूड सेम है। अगर इनके मैग्नीट्यूड सेम होते ना सौम्यवादु, तो उस केस में हो सकता है कि एफ और सी इक्वल हो जाता, लेकिन सबके मैग्नीट्यूड सेम थोड़ी ना है। मैग्नीट्यूड सेम होता तब ए जो है डी में से सब्ट्रैक्ट होता, ए और डी खत्म हो जाते एक दूसरे से, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है ऐसा आवश्यक नहीं है, यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर होता है, और इसे कैसे निकाल सकते हैं हम ट्राइंगल्स लॉ जो है वेक्टर का, जो त्रिभुज का नियम है उसे अप्लाई करके हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर भी निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये होता है ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर, वेक्टर ए वेक्टर बी, और ये हो गया सी वेक्टर जो कि क्या है, ए प्लस बी है।
ठीक है। अच्छा, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर का एक दूसरा और फॉर्म होता है, अनदर फॉर्म ऑफ ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर। ये क्या होता है फॉर्म कि अगर मान लो ये वेक्टर ए है, इसे मैं वेक्टर ए नाम दे दूं और इसे नाम दे दूं कोई वेक्टर बी, और अब वेक्टर बी के ही सेंस में जैसे ए है वैसे ही बी है और उसी तरह से एक सी है ना, तीनों सेम सेंस में लिए हमने। जैसे ये वेक्टर ले लिया ए, ये वेक्टर ले लिया कोई बी, और इसी सेंस में एक वेक्टर ले लिया सी। ठीक है, देखो पिछले वाला जो केस था उसमें जो सी वेक्टर था वो उल्टा था। पिछले वाला जो केस था, इस केस में हमने सी वेक्टर इस डायरेक्शन में लिया था। ये जो वेक्टर था ये क्या था, ये वाला जो वेक्टर था वो था a प्लस बी, ये था a प्लस बी वेक्टर। लेकिन इस बार हमने क्या किया है, हमने यहाँ से देखो a से b गए, b से c गए और वापस c से a आ गए। यानी कि इस बार तीनों वेक्टर जो है सेम सेंस में घूम रहे हैं, है ना। यहाँ पे a से b, b से c, c से a। तो अब तीनों वेक्टर अगर सेम सेंस में है तो मैं यहाँ पे देखो c वेक्टर इधर हो गया और a प्लस बी वेक्टर इधर है। मैं यहाँ से देखो इसको थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ। ये तो हो गया देखो अपना सॉरी, ये तो हो गया अपना a प्लस बी वेक्टर, ये है a प्लस बी वेक्टर, ठीक है यहाँ पे। और जो c वेक्टर है ये हो जाएगा c वेक्टर, यहाँ पे ये हो गया c वेक्टर। अब c वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है a प्लस बी के जस्ट अपोजिट है। ये तो देखो क्या हो गया, a वेक्टर प्लस b वेक्टर हो गया, जो कि a वेक्टर b वेक्टर और के अपोजिट सेंस में था। लेकिन ये वेक्टर जो है मान लो कोई c वेक्टर हो गया, ये वेक्टर, तो c वेक्टर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस ऑफ a प्लस बी, क्योंकि c वेक्टर जो है वो a प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। इसलिए जो c वेक्टर है वो नेगेटिव ऑफ a प्लस बी वेक्टर है या नहीं है। आई बात समझ में? जो c वेक्टर है वो a और b वेक्टर का नेगेटिव, a प्लस बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है यहाँ पे c वेक्टर। तो c वेक्टर बराबर क्या हो गया, माइनस में a प्लस बी हो जाएगा। आई बात समझ में? या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस सी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं माइनस को इधर ले आता हूँ तो a प्लस बी क्या हो गया, माइनस में c हो गया। तो c अगर मैं इधर लेके आता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी कि अगर किसी ट्राइंगल में तीनों वेक्टर सेम सेंस में हो, a b c, यहाँ पे a b c ये तीनों क्या है, सेम सेंस में मौजूद हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं इस ट्राइंगल में, तो उन तीनों वेक्टर का जो एडिशन होगा, जो समेशन होगा, वो नेट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये एक अनदर फॉर्म हो गई, जो ट्राइंगल लॉ है उसका एक अनदर फॉर्म हो गया, एक दूसरा रूप हो गया यहाँ पे। बहुत प्यारा चीज़ यहाँ पे कि क्या है कि if in a triangle vector a, vector b and vector c represent all three arms in same sense, यानी कि सेम सेंस का मतलब क्या हो गया, ये भी इधर है, ये भी इधर है और वो भी इधर है, सी भी इधर है। पहले वाला केस कौन सा था, जिसमें ए इधर था, बी इधर था, लेकिन ए प्लस बी जो है, जो सी वेक्टर था, मान लो पहले इधर वाला था, तो ये अपोजिट सेंस में था ए और बी के। इस बार ए और बी के सेम सेंस में आर थ्री आर्म्स इन सेम सेंस, देन वेक्टर सम ऑफ all three vectors will be equal to 0, तो जो वेक्टर सम होगा सभी वेक्टर्स का a प्लस बी प्लस सी, वो 0 हो जाएगा अगर a b c किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को या आर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे लिखेंगे, यदि
ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर एवं सी वेक्टर त्रिभुज की तीनों भुजाओं को समान दिशा में समान प्रारूप में निरूपित करते हैं तो उनका सदिश योग शून्य होगा। ये वेक्टर ट्रायंगल्स लॉ का एक दूसरा फॉर्म हो गया है। तो वही बात है, सेम चीज़ है, लेकिन बस हमने उसी को अलग तरह से रिप्रेजेंट कर दिया कि अगर ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या था, वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू क्या आ गया था, ये वेक्टर a प्लस b आ गया था। तो ये ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर है, जिसमें यहाँ पे हमने क्या लिया, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ये है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि दो जो सदिश है उनका योग हमने लिया यहाँ पे। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का योग, तो ये हमने यहाँ पे लिया। तो कोई वेक्टर a है, b है, तो थर्ड आर्म जो है ट्रायंगल की वो a प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगी। आई बात समझ में? a प्लस वेक्टर का क्या, हाँ अपन फॉर्मूला अभी निकालेंगे। अभी जब हम रेक्टेंगल जो पैरेललोग्राम लॉ जो है, पैरेललोग्राम जब लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, जिस फॉर्मूले का यूज़ करके हम दो वेक्टर के रिजल्टेंट को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर हो गया। हाँ बताओ राजवीर, हाँ बताओ, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। एनीबडी हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, यू कैन आस्क मी। ओके, आगे बढ़ें। अब देखो मैं एक और कंसेप्ट लेता हूँ, एक और ट्राइंगल लॉ को देखने का दूसरा तरीका एक लेते हैं। दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन लेते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। मान लो हमें a माइनस बी निकालना है, यानी कि दो सदिशों का घटाव है ना। तो दो वेक्टर को कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे में से, उसके बारे में अपन बात करते हैं। दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन, मान लो हमें ये पता लगाना है कि a माइनस बी क्या होता है ना, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। अभी हमने जानकारी प्राप्त की a प्लस बी के बारे में तो a प्लस बी तो क्या होता है, अगर कोई वेक्टर a फर्स्ट आर्म है ट्राइंगल की और वेक्टर b सेकेंड आर्म है, तो कोई ऐसा वेक्टर जो a और b के अपोजिट सेंस में हो और उस ट्राइंगल को क्लोज करता है, तो वो हो जाता है a प्लस बी। अब अपन देखते हैं कि a माइनस बी क्या होगा। तो यहाँ पे मैं ये a वेक्टर ले लेता हूँ और ये ले लेता हूँ b वेक्टर, ठीक है। ये मान लो b वेक्टर है, ये कोई a वेक्टर है, ये a वेक्टर लिया और ये कोई b वेक्टर ले लिया। ये वेक्टर a है और ये वेक्टर है कोई b। अब देखो a माइनस बी जो है, इसे अपन ऐसे लिख सकते हैं, जो a माइनस बी वेक्टर है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, ऐसे लिखा जा सकता है। यानी कि a माइनस बी वेक्टर क्या है, a प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर है। तो यहाँ पे देखो, ये तो अपन पता लगा चुके हैं कि इस वेक्टर को जो इस ट्राइंगल को क्लोज करता है, बंद कर देता है, वो तो होता है a प्लस बी वेक्टर। अब देखो a माइनस बी वेक्टर निकालना है, तो a माइनस बी वेक्टर क्या होता है, a प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, यानी कि a माइनस बी वेक्टर वो वेक्टर होगा जो a और माइनस बी के
रिजल्टेंट से बनेगा। अब ये बी वेक्टर है तो मैं क्या करता हूँ, बी का नेगेटिव वेक्टर बना देता हूँ। तो बी का नेगेटिव वेक्टर हम ऐसे बना सकते हैं, जो बी के मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हो, बी के जितना ही हो मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में ठीक अपोजिट हो। तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। ये तो प्लस का बी वेक्टर है, ये माइनस का बी वेक्टर हो जाएगा। ये ए वेक्टर है, ये माइनस का बी वेक्टर है। अब देखो इस ट्राइंगल को अगर मैं क्लोज करता हूँ, ये देखो ट्राइंगल में क्लोज करने वाला हूँ, यहाँ से अपोजिट सेंस में एक लाइन खींची, तो देखो ये अपोजिट सेंस में लाइन खींची, सॉरी अपोजिट सेंस में ऐसे हो जाएगी। तो इस ट्राइंगल को क्लोज करते हैं, ये ए वेक्टर है, ये माइनस ऑफ बी वेक्टर है। तो ये जो लाइन होगी यहाँ पे, ये क्या हो जाएगी, वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर हो जाएगी। यहाँ पे हमने ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर ही लगाया। ये वेक्टर ए है, ये माइनस बी वेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला लाइन जो अपोजिट सेंस में है ए और माइनस बी के, ये हो जाएगा ए प्लस ऑफ माइनस बी, या फिर इसे लिख देंगे ए माइनस बी वेक्टर। तो यहाँ पे ट्राइंगल्स लॉ की मदद से ही हम ए माइनस बी को ही, हाँ माइनस बी वेक्टर इज अपोजिट वेक्टर, बिल्कुल। ये जो बी वेक्टर है ये प्लस का बी वेक्टर है, यहाँ पे ये प्लस का बी वेक्टर है, ये माइनस का बी वेक्टर है। तो ए वेक्टर का जब माइनस के बी वेक्टर के साथ अपन रिजल्टेंट लेंगे, तो उस रिजल्टेंट से अपन को क्या मिल जाएगा, ए माइनस बी वेक्टर मिल जाएगा इस केस में। आई बात समझ में? तो अगर हम ट्राइंगल्स लॉ ए का प्लस बी के साथ लेता हूँ, तो थर्ड आर्म मुझे देगी ए प्लस बी। अगर ट्राइंगल्स लॉ में ए का माइनस बी के साथ लेता हूँ, तो जो थर्ड आर्म होगी वो क्या देगी, ए माइनस बी देगी। ठीक है, तो ए माइनस बी वेक्टर क्या होता है, इफ़ वी ड्रॉ नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए बी, देन द थर्ड आर्म ऑफ ट्राइंगल विच इज़ मेड बाय ए और माइनस बी रिप्रेजेंट्स द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये जो लाइन है ये दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। आई बात समझ में? तो इसको स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि इफ वी ड्रॉ नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी एंड make a triangle with vector A, then third arm of triangle which is in opposite sense represent subtraction of two vectors। तो ये सब्ट्रैक्शन के लिए एक स्टेटमेंट हो जाएगा। ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर का ही एक दूसरा फॉर्म है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो यदि हम b का ऋणात्मक सदिश बनाकर या फिर यदि हम b के ऋणात्मक सदिश के साथ a को लेकर त्रिभुज बनाए, तो इस त्रिभुज की तीसरी भुजा जो विपरीत प्रारूप में हो वह A तथा B के घटाव को निरूपित करेगी। तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स को इस तरह से अपन घटाने के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी, A माइनस में B हो जाएगी। आई बात समझ में?
ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स।